हेलो दोस्तों, क्या आप भी एमपीजी के पढ़ने के बाद भूल जाते हैं? यहाँ तक कि रट के भी देख लिया फिर भी एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं। तो कोई बात नहीं, अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अब हम एमपीजी के को पढ़ने वाले हैं बड़े मज़ेदार तरीके से। चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी में, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं ना, सिर्फ पढ़ने वाले नहीं हैं, इन्हें याद भी करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक राजनीतिक सीमावर्ती राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक राजनीतिक सीमावर्ती राज्य कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश। अब हम इसे देखेंगे कि याद कैसे रखें। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटें किसके पास हैं? ये हैं यूपी के पास। तो हम इससे याद रखेंगे कि सर्वाधिक जो राजनीति होती है वो कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। राजनीति इससे याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक राजनीतिक सीमावर्ती राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भौगोलिक सीमावर्ती राज्य कौन सा है? सर्वाधिक भौगोलिक सीमावर्ती राज्य कौन सा है? तो हमें पता है कि इंडिया का, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। हम जानते हैं कि भारत का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ये है राजस्थान। अब हमें इसी से याद रखना है, क्योंकि जो भौगोलिक सीमा होती है, ये भौगोलिक सीमा है, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? इसका निर्धारण होता है प्रकृति के द्वारा। लेकिन जो राजनीतिक सीमा है, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? इसका निर्धारण होता है मानव के द्वारा। तो अब हम यहाँ देखेंगे, दोनों चीज़ों को याद करते हैं, दोनों क्वेश्चंस को याद करते हैं। तो देखते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक राजनीतिक सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश है। इसे हमने कैसे याद किया था? इसे याद किया था कि भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य के पास है? उत्तर प्रदेश के पास हैं। तो हम देखेंगे कि सर्वाधिक राजनीति कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। इससे हम याद रखेंगे राजनीतिक सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरा देखा है अपन ने, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भौगोलिक सीमावर्ती राज्य कौन सा है? ये है राजस्थान। इसको कैसे याद किया है कि भारत का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो यानी सब सर्वाधिक भौगोलिक सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश का क्या हुआ? राजस्थान हुआ। तो दोस्तों याद रहेगा ना। अब हम देखते हैं इसके आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? ये है समशीतोष्ण मानसूनी। इसको सिंपल याद रख लेना है, SSM, समशीतोष्ण मानसूनी। तो अब याद रहेगा मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? SSM, समशीतोष्ण मानसूनी। अब हम देखेंगे भारतीय मानक देशांतर रेखा। तो दोस्तों, हम जानते हैं जो भारत का जो मानक समय है, या भारतीय मानक देशांतर रेखा देखते हैं दोस्तों। तो हम जानते हैं कि जो भारतीय मानक समय इसकी गणना जो है कहाँ से होती है? ये होती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। और ये तो हमें पता है कि भारत का जो मेरिडियन है, कितना है भारत का मेरिडियन? ये है 82 डिग्री 30 मिनट। अब हमें याद क्या करना है? भारतीय मानक देशांतर रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? किस जिले से होकर गुजरती है? ये गुजरती है सिंगरौली से।
सिंगरौली से। तो इधर याद क्या करना है, भारतीय मानक देशांतर रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से होकर गुजरती है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो हम जानते हैं कि भारतीय मानक समय की जो गणना है वो कहाँ से होती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। उत्तर प्रदेश, इससे याद रखना है उत्तर प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, सिंगरौली है। कौन सा है, सिंगरौली है। तो इधर याद रखना है सिंगरौली कहाँ जाके टच होता है, ये उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। तो इधर अपन को कनेक्ट करना है, तो देखेंगे सिंगरौली उत्तर प्रदेश से ही होके आ रही है ना, उत्तर प्रदेश से होते हुए आ रही ना भारतीय मानक देशांतर रेखा। तो जो सबसे पूर्वी ज़िला है मध्य प्रदेश का वो कौन सा है, सिंगरौली, जो जाके किससे कनेक्ट होता है, उत्तर प्रदेश से। तो इधर याद रखेंगे कि जो भारतीय मानक देशांतर रेखा मध्य प्रदेश की एक किस ज़िले से होकर गुजरती है, सिंगरौली। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो 2008 में केंद्रीय ज़िले के गठन होने के पहले यह रेखा किस ज़िले से होकर गुजरती थी, से पहले कहाँ से होकर गुजरती थी, तो ये गुजरती थी सीधी से। अब ये कैसे याद होगा, तो ये तो जानते ही हैं कि सीधी से अलग होके ही नया ज़िला बनता है सिंगरौली। तो ऑब्वियसली बात है, अब जब सीधी से अलग होकर सिंगरौली बन गया है तो ये प्रेजेंट में कहाँ से गुजरेगी, सिंगरौली से। लेकिन 2008 के पहले कहाँ से गुजरती थी, सीधी से होकर गुजरती थी। अब देखना है मध्य प्रदेश के सीमांत बिंदु, जो मध्य प्रदेश के सीमांत बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। सीमांत बिंदु आप चाहो तो साथ में नोट्स भी बनाते जाइए, जिससे रिवीजन करने में आसानी रहेगी। मध्य प्रदेश के सीमांत बिंदु, तो इसमें देखेंगे हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, ये है मुरैना। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो इसे याद करेंगे नॉर्थ से, यानी एन के पहले क्या आता है, एम। एन के पहले क्या आता है, एम। तो मुरैना का एम लिया अपन। तो ये क्या बनता है, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, मुरैना। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है, ये है बुरहानपुर। कौन सा है, बुरहानपुर। इसे कैसे याद करना है, इसे याद करेंगे साबू से। साउथ क्या है, साउथ। और इधर का सा लेना है, इधर का बू लेना है, तो ये होगा साबू, यानी बुरहानपुर। कैसे याद होगा, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है, बुरहानपुर। अब सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, ये है सिंगरौली। इसे कैसे याद रखेंगे, इसे देखेंगे पूरब का लेंगे पू, और सिंगरौली का लेंगे सी। तो जैसे बचपन में या अभी भी अपन लोग बिल्ली को प्यार से कभी कभी क्या बुला देते हैं, पूसी। तो ये याद हो गया अपन को, पूसी। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा हुआ, सिंगरौली। पू से पूर्वी, सी से सिंगरौली। अब देखते हैं सबसे पश्चिमी ज़िला। तो सबसे पश्चिमी ज़िला है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। अब इसे कैसे याद रखें, तो इधर देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम में है, ये है तो वेस्ट, लेकिन इसे अपन क्या पढ़ेंगे, वेस्ट। यानी देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला यानी जो अली है, वेस्ट है। इससे याद रखेंगे मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला अलीराजपुर है, अली वेस्ट है। ठीक है, इससे याद होगा अलीराजपुर। तो इधर देख लिया मुरैना, बुरहानपुर, पूर्वी सिंगरौली और पश्चिमी अलीराजपुर। अब हम बात करेंगे केंद्र बिंदुओं की। मध्य प्रदेश में जो केंद्र बिंदु हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो केंद्र बिंदु
केंद्र बिंदु। इसमें सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन सा जिला है, ये है सागर। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ है, सागर। अब इसे कैसे याद रखेंगे, बिंदु क्या होता है, सेंटर, क्या होता है, सेंटर। तो इधर सी लिया, सागर का लिया एस, तो इसे सा से, अब अगर हिंदी में लिखते हैं सेंटर, सेंटर बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर। तो ये क्या हो गया, सा से सेंटर, सा से सागर, एस एस, याद हो गया। अब देखते हैं अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो ये है कटनी। अब इसे कैसे याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे जब भारत के हिस्से कटे नहीं थे, जब भारत के हिस्से कटे नहीं थे। अविभाजित, अविभाजित का मतलब तो यही होता है कि विभाजन नहीं हुआ था, मतलब जब पाकिस्तान बांग्लादेश अलग नहीं हुए थे, इनका विभाजन नहीं हुआ था। तो इधर इसको याद करेंगे, भारत के हिस्से कटे नहीं थे, कटे नहीं थे, कटे, का से काटे, कटनी, कटनी में कहाँ, करौंदी। अब देखते हैं तीसरे नंबर पर अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, ये कहाँ स्थित है, ये है बैतूल में, कहाँ, वैशाली। अब इसे कैसे याद करें, इसे याद करेंगे, अखंड भारत का पूछा तो इसे याद करेंगे, भारत जब मतलब भारत अखंड था उस टाइम पे, ये देख लें, उस टाइम पे अपन देखेंगे जो भारत, आपको अपन क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं, भारत को क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं। तो सब भारत के क्या हुए, भारत में रहने वाले कौन क्या हुए, बेटे, भारत माँ के क्या हुए, बेटे, बेटे। अब इससे क्या याद होगा, बैतूल, बैतूल, बेटा, बैतूल, इससे याद रखेंगे अपन बैतूल, ठीक है। अब देखते हैं पृथ्वी का केंद्र बिंदु, पृथ्वी का केंद्र बिंदु, ये कहाँ है, उज्जैन मंगलनाथ, उज्जैन मंगलनाथ। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो ये तो हम सब जानते हैं कि उज्जैन में कौन है, बाबा महाकाल हैं, कौन है, बाबा महाकाल हैं, यानी जिनसे पूरी सृष्टि चल रही है वो वहाँ विराजमान है। तो इससे क्या याद होगा, जो पृथ्वी है ये होगी अपनी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड हो गया, ठीक है। उसके रक्षाकर्ता कहाँ पर है, उज्जैन में है। तो इससे याद होगा मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु उज्जैन मंगलनाथ में है। देखा दोस्तों कितना इजी हो गया एमपीजी के पढ़ना। एक बार हम फिर से इनको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर, इसे याद रखा कैसे, सेंटर सागर, एस एस हो गया सागर। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कटनी, इसे कैसे याद किया था, जब भारत के हिस्से कटे नहीं थे, तो कटे नहीं थे, कटनी याद हो गया। अब देखते हैं अखंड भारत का केंद्र बिंदु, तो जब भारत अखंड भारत था तब भारत को अपन क्या मानते थे, मतलब अभी भी मानते हैं, भारत हमारी क्या है, माता है, हम सब उसके क्या हैं, बच्चे हुए, बेटे हुए, है ना। तो इससे याद रखेंगे बेटे, बैतूल में कहाँ, वैशाली। अब देखते हैं पृथ्वी का केंद्र बिंदु, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, उज्जैन मंगलनाथ में। इसको कैसे याद किया है, तो उज्जैन में अपने कौन है, बाबा महाकाल हैं, ठीक है, जो पृथ्वी यानी ब्रह्मांड के पालनकर्ता वहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये अपन को याद होगा पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, उज्जैन में है। सृष्टि माना ना पृथ्वी को, केंद्र बिंदु उज्जैन में है। आई होप दोस्तों आपको सब याद हो गया होगा, और नहीं भी हुआ होगा तो एक या दो बार रिप्ले करके देख लीजिए, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। कल अब हम बात करेंगे
मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें हैं, जिले, संभाग, राजनीतिक चिन्ह, इन सब पर कल हम पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।